जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भूगोल विषय का संसाधन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग क्लास 10th का विद्यार्थी देख रहे हैं तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं, कि यहाँ से आपका संपूर्ण पहला चैप्टर जो संसाधन है यह क्लियर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहले देखते हैं कि संसाधन का परिभाषा क्या होता है। तो संसाधन का परिभाषा बहुत ही सिंपल है कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले वह समस्त चीज़ संसाधन कहलाते हैं। इसका परिभाषा याद करने में कोई कठिन चीज़ नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल है। आप यही समझ लीजिए कि आपकी या कोई भी मानव का कोई भी चीज़ अगर उसका आवश्यकता को ये पूरा करता है तो वह संसाधन कहलाता है। जैसे अगर आपके हाथ में अगर पेन है तो वह भी आपके लिए एक संसाधन ही है। तो आप समझ ही गए होंगे कि संसाधन क्या है। यहाँ गाड़ी, रेल, एरोप्लेन, कॉपी, कलम, मोबाइल, कुर्सी, टेबल, जितना भी चीज़ है जो आपकी या फिर किसी भी लोग की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है वह संसाधन है। अब बहुत से लोगों ने इस पे परिभाषा भी दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1933 ईस्वी में जिम्बरमैन कहते हैं कि अपने आप ना तो पर्यावरण और ना ही उसके अंग संसाधन है जब तक कि वह मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में सक्षम ना है। तो यह भी सही है कि प्रकृति में पाए जाने वाले कोई भी चीज़ संसाधन है नहीं। जब तक मनुष्य उसका अपने हाथ से कुछ बनाकर नहीं कर दे तब तक वह संसाधन नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं कि मिट्टी तभी संसाधन बनेगा जब उस मिट्टी पे कोई फसल लग जाए या फिर उस मिट्टी से कोई ईंट बना के उस ईंट से कोई लोग घर बना ले, तभी वह संसाधन है। ऐसे मिट्टी भी संसाधन नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, जब तक वह या तो कोई फैक्ट्री में जाके उसका निर्माण नहीं हो रहा है और या फिर कोई भी व्यक्ति उसको बना के कोई दूसरा सामान नहीं निर्माण कर रहा है तब तक वह संसाधन नहीं है। जैसे अगर आप देखिएगा तो लोहा अगर खदान से निकल रहा है तो वह कुछ भी नहीं है, संसाधन उसको हम नहीं कहेंगे। लेकिन उसी लोहे से बहुत सारे उपकरण सब बनाकर तैयार किया जाता है, तब वह संसाधन होते हैं। दूसरे कहते हैं कि स्मिथ एवं फिलिप्स कहते हैं कि भौतिक रूप से संसाधन वातावरण की प्रक्रियाओं में जो मानव के उपयोग में आते हैं। तो पर्यावरण में वह सभी चीज़ जो मानव के उपयोग में आते हैं वह संसाधन है। जैसे आप देखिएगा तो हवा भी एक संसाधन है, लेकिन गर्मी में लगे तो अच्छा है, ठंडी में लगे तो वह खराब है। इसीलिए हवा को भी संसाधन नहीं कह सकते हैं जब तक वह मनुष्य का कोई भी चीज़ को पूरा नहीं कर सकता है या फिर उसको संतुष्ट नहीं कर सकता है, तब तक वह संसाधन नहीं होते हैं। अगले कहते हैं जेम्स फिशर कहते हैं कि संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ति करता है, वह संसाधन है। तो आप समझ ही गए होंगे कि जो भी चीज़ मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है वह संसाधन। अब संसाधन इतने ही प्रकार के हैं कि उसको किस वर्ग में रखा जाए यह एक सोचने का विषय होता है। तो इसीलिए संसाधन को 4 वर्ग में बांटा गया है। अगर आप देखिएगा तो आपका घर, यह भी संसाधन है। जहाँ पढ़ने जाते हैं विद्यालय, वह भी संसाधन है। कोई कोचिंग में जाते हैं पढ़ने, वह भी संसाधन है। या फिर आप एक रेलगाड़ी में आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वह भी संसाधन है। मतलब हर एक चीज़ संसाधन, चाहे वह कोई वाहन में डलने वाला तेल ही क्यों ना हो, वह भी एक संसाधन है। तो इतने ही प्रकार के संसाधन है कि इसको वर्ग में बांटना बहुत ही आवश्यक पड़ गया है। तो देखते हैं सबसे पहला वर्ग की उत्पत्ति के आधार पर। तो देखिएगा कि कोई भी चीज़ अगर प्राकृतिक में उत्पन्न हो रहा है तो उसके हिसाब से संसाधन को 2 प्रकार में बांटा गया है। तो किस में है, एक है जैविक तथा दूसरा है अजैविक। तो जैविक का मतलब ये होता है कि जो भी जीव जंतु हैं, जितना भी आप ले सकते हैं जीव जंतु, छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़े तक, या फिर पेड़ पौधा, या सभी सांस लेते हैं और जीव जंतु में आते हैं। तो यह सब क्या है, यह सब संसाधन जैविक संसाधन है। और दूसरा है अजैविक। अजैविक में आप ले लीजिए सूर्य का प्रकाश ले लीजिए, हवा ले लीजिए, आपका घर ले लीजिए, या फिर वायु ले लीजिए, पानी ले लीजिए, कुछ भी चीज़ ले लीजिए, पहाड़ पर्वत, यह सभी चीज़ अजैविक में आ जाते हैं।
तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, जैव और अजैव। यह समझ गए होंगे। दूसरा वर्ग देखते हैं, वर्ग में दूसरा है उपयोगिता के आधार पर, क्या क्या चीज़ का उपयोग हम कर सकते हैं और कितना बार कर सकते हैं। तो इस आधार पे संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है कि नवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब जिसको हम एक बार से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं, वह नवीकरणीय है। जैसे आप देख सकते हैं कि पानी का भी एक बार से ज़्यादा हम उपयोग कर सकते हैं, पानी भी नवीकरणीय हो गया। तो और समझ ही गए होंगे नवीकरणीय। दूसरा है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जिसका उपयोग हम एक बार कर दें, उसके बाद दोबारा उसको हम भूल जाएं, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे आप अगर देखिएगा तो इसमें आ जाता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जितना भी है सभी का एक ही बार उपयोग होगा, तो यह अनवीकरणीय आ जाएगा। अगला देखते हैं वर्गीकरण में, तो अगला है तीसरा नंबर पे स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, फिर तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब इसको एक एक करके देखते हैं। व्यक्तिगत संसाधन उसको बोलते हैं जो व्यक्ति सिर्फ अपने निजी लाभ के लिए किसी भी चीज़ को बना के या उसका उपयोग करता है, वह निजी व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। जैसे आपका अपना घर, ठीक है, यह निजी संसाधन हो गया। या फिर आपके मान लीजिए कि गांव घर में लोग कुआं रखता है, तो कोई कुआं ऐसा होता है सिर्फ वो अपने घर का ही उपयोग करने के लिए बनाता है, तो वह निजी संसाधन है। और जैसे अपना कोई क्या करता है, कोचिंग संस्थान खोला है, तो वह भी एक हिसाब से निजी संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन है। फिर अगला है सामुदायिक। सामुदायिक का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे लोगों के लिए ये होता है, इसी को सामुदायिक कहते हैं। जैसे ये स्कूल है, स्कूल क्या है? सामुदायिक संस्थान है, बहुत सारे लोगों के लिए है। फिर पंचायत भवन आप देख सकते हैं, पंचायत भवन भी सामुदायिक संसाधन है। ऐसे ही आप बहुत सारी चीज़ को जोड़ के देख सकते हैं। अगला है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन उसको बोलते हैं जो एक देश का संसाधन होता है, देश के लिए, जिसमें सभी लोगों का बराबर हिस्सा रहता है। तो इसमें आते हैं, जैसे देख लीजिएगा आप, तो रेल आता है, और फिर विश्वविद्यालय आते हैं, और संसद भवन भी आ गया। तो यह सब चीज़ आ जाएगा राष्ट्रीय संसाधन। फिर और इसमें अगर देखिएगा राष्ट्रीय संसाधन में, तो अब किसी भी देश के सीमा से 12 नॉटिकल माइल तक की दूरी जो है, यह राष्ट्रीय सीमा के राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत में आता है। तो और फिर अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसी भी देश के समुद्री सीमा से 200 नॉटिकल माइल तक कुछ भी चीज़ मिलेगा, तो वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत में वह। अगला वर्ग देखते हैं संसाधन में, वह है विकास के स्तर पर। तो विकास के स्तर पर संसाधन को चार भागों में बांटा गया है। संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। तो संभावी संसाधन विद्यमान तो है, लेकिन उसका अभी तक उपयोग नहीं हुआ है, उसी को संभावी संसाधन कहते हैं। फिर है अगला विकसित संसाधन। विकसित संसाधन का तकनीकी पता है, लेकिन सर्वेक्षण, मात्रा और गुणवत्ता का पता लगाया जा रहा है। फिर अगला है भंडार संसाधन। भंडार संसाधन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका तकनीकी का पता नहीं है। जैसे आप हाइड्रोजन गैस देखिएगा, तो वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस है, लेकिन अभी तक उसका कैसा उपयोग किया जाए यह पता नहीं लगाया जा सका है। और फिर देखिएगा संचित कोष। संचित कोष से ही समझ में आ रहा है कि हमारे पास वह है, लेकिन अभी तक कोई भी चीज़ है, लेकिन उसका अभी तक उपयोग नहीं किया है, उसी को संचित संसाधन के अंतर्गत रखा गया। आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। आप कोई ज़्यादा बड़ा रिवीजन इसका है नहीं, चैप्टर ही खुद बड़ा है नहीं, छोटा सा चैप्टर है ये। आप लोग देख सकते, ऐसे रिवीजन कीजिएगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो जैव अजैव में बांटा गया है। उपयोगिता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर चार भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। विकास के स्तर पर भी चार भागों में बांटा गया है, संभावी, विकसित, भंडार और संचित। ऐसे अगर करके आप इसका रिवीजन कीजिएगा, और रिवीजन करने के बाद आप ये भी ध्यान में लाइएगा कि जैव में कौन आएगा, अजैव में कौन आएगा। आप सोचिएगा तो यह सब खुद आपके दिमाग में आ जाएगा। और अगर आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं, तो अभी आप वीडियो को बंद करके आप जो पढ़े हैं इसको कॉपी में एक बार लिख लीजिएगा, तो आप बहुत बढ़िया ऐसा समझ में आ जाएगा और कभी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।